बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आपको मेरी आवाज़ से शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक तो सफ़र अच्छा था ओवरऑल तो, लेकिन फ़्लाइट तकरीबन 7 घंटे की थी मलेशिया की, जो हमें लाहौर से कुआलालंपुर जो है वो लेके आई। और कल का दिन हमारा था रेस्ट का, और बट ये था कि फिर भी हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा घूमे, और उसके बाद फिर आज सारा दिन हमारा कॉन्फ्रेंस वो चलता रहा। और उसमें किन चीज़ों पे बात हुई, मैं सोचा कि चले आप लोगों से इस वीडियो में वो आपसे शेयर कर दूं कि वीज़ा रेशो, जैसा कि आपको पता है, वोकेशनल को लेके, डिप्लोमा प्रोग्राम्स को लेके काफ़ी ख़राब चल रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मॉर्निंग जो थी वो चंद अपडेट्स मिली हमें। नो डाउट कि वीज़ा ग्रांट लेटर तो नहीं थे, लेकिन ये था कि जिन बच्चों के वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए थे वोकेशनल के लिए, और पहले जिस तेज़ी के साथ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे थे, अब खैर उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। और यूँ था कि आपको जैसे कि जानते हैं कि S56 ये क्या चीज़ होती है, इस पर मैंने एक बाकायदा वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो बेसिकली ये वो चीज़ होती है कि अगर आपसे एम्बेसी कोई फ़र्दर चीज़ डिमांड करती है, रिक्वायर्ड करती है, लाइक आपके फ़ंड्स कमी है, वो बैंक स्टेटमेंट को मज़ीद बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, अगर आपने मेडिकल प्रोवाइड नहीं किया हुआ उस हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपने अपना कोर्स जो है वो डेफ़र नहीं करवाया हुआ और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में है, तो उस चीज़ को लेके पूछा जा सकता है कि वो आप अपडेटेड प्रोवाइड करें, या आपकी इंश्योरेंस को लेके S56 आ सकती है। तो मीन्स ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को जिस चीज़ में कोई कमी बेशी लगती है और उनका इरादा हो वीज़ा देने को, तो वो उन बच्चों का S56 रिक्वेस्ट के थ्रू बेसिकली ये एक फॉर्म आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर वो लिखा होता है कि आपने ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो उसके बाद काफ़ी हद तक चांसेस अच्छे होते थे कि, और कुछ अरसे से नोट किया जा रहा था कि आपको कोई चांस नहीं दिया जा रहा था, और स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ डायरेक्टली जो थे वो रिफ्यूज़ हो रहे थे, ऑटो रिफ्यूज़ल जो है वो सामने आ रहे थे। तो अब जो आज की सूरत हाल थी उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आई, और उसी चीज़ को लेके आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बात चल रही थी कि वोकेशनल कोर्सेज़ को, वोकेशनल जो सेक्शन है इसको जो है वो किस तरह बेहतर बना सकते हैं वीज़ा रेशो के हवाले से। तो उसमें चंद एक चीज़ें जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वोकेशनल प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको वीज़ा प्रोसेसिंग का, तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन बताता हूँ। एक तो देखा ये होना चाहिए आपका कि एकेडमिक, आपका मतलब आपकी एजुकेशन जो है, मार्क्स परसेंटेज वो अच्छे हों तो ही आप अप्लाई करें। और सेकंड, स्टडी में गैप जो है, गैप हो कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि गैप को आप जस्टिफाई सही से करें। मतलब आप अगर उसमें अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो शो किया हुआ किसी कंपनी का, कहीं जॉब कर रहे हैं आप, कोशिश करें साथ में सैलरी स्लिप्स भी लगाएं। अगर आप बैंक के थ्रू जो ले रहे हैं सैलरीज़, तो उसकी एविडेंस साथ में ज़रूर जो है वो अटैच करें। लाइक आपको शो करना है एम्बेसी को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उनको बताएं कि भाई वाकई ही मैं, और मैक्सिमम जो प्रूफ दे सकते हो आपको देने चाहिए। इसके बाद आ जाता है इंग्लिश टेस्ट रिज़ल्ट। आपका मतलब पीटी है या फिर आपका अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो उस चीज़ के लेके आपको चाहिए कि आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो उसका, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तीसरी चीज़ आती है आपका कोर्स रेलिवेंसी। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं कोई ख़ुद की प्रिपरेशन नहीं है, ना ही अपने पास से बात कर रहा हूँ। ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस की कोई कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इस चीज़ को डिस्कस किया गया और बाकायदा प्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज़ें बताई गई, और मैंने ये चीज़ें नोट की, और इसलिए आप स्टूडेंट्स के सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सॉरी, इससे पहले कोर्स रेलिवेंसी की बात कर रहे थे कि अगर आपने एफ़ए, मोस्टली आपको पता है वोकेशनल प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं मैट्रिक, तो बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर एफ़ए, ICS, FSC और ICOM
मतलब ये 12 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई स्टूडेंट करते हैं। और उसमें फिर यूँ होता है कि अगर आप 12 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोर्स रेलिवेंसी का ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ICS किया हुआ है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है आपने, तो कोशिश करें कि आगे अगर आपने वोकेशनल के लिए लाइक डिप्लोमा के लिए ही अगर आप जा रहे हैं तो डिप्लोमा इन IT और एडवांस डिप्लोमा बाय IT, ये 2 साल का साल का कोर्स। और सम कॉलेजेस में ये आपको 78 वीक्स का मतलब 1.5 साल का ये आपको आसानी मिल सकता है एक कोर्स, और साथ में एडवांस अटैच कर लें तो ये 2 इयर्स से लेके 3 साल तक का आपको मिल जाता है। और इसी तरह अगर FA पढ़ा हुआ है आपने तो कोशिश करें, ICOM पढ़ा है, बिज़नेस आप ले लें। और इसी तरह अगर आपका FSC प्री मेडिकल है तो कम्युनिटी सर्विसेज, अर्ली चाइल्डहुड, या फिर आप डेंटल हेल्थ, ये कुछ कॉलेजेस के बाद कोर्सेज़ हैं तो ये आप ले लें, ये आपके लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल रहेगा FSC प्री मेडिकल वालों के लिए। इसके बाद आ जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। अच्छा, इसमें आप कोशिश करें कि अपना करियर प्लान जो है, मतलब आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया अगर जा रहे हैं तो आप उनको अपना मकसद ज़ाहिर करें। ज़ाहिर है आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप उनको एक यकीन दिलाएं कि वाकई आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है और आप स्टडी के बाद आपके पास पाकिस्तान आने की वजूहात ये हैं कि यहाँ पे आपका पेरेंट्स है, आपका पेरेंट्स का बिज़नेस, बल्कि इस चीज़ को हट के आप अपना करियर बताएं कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो बिज़नेस करना चाहूँगा या फिर मैं किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूँगा। तो एक बाकायदा तौर पे प्लान लिख के दें कि मैं भाई अगर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से स्टडी ले लेता हूँ तो मुझे पाकिस्तान में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उनको चीज़ों को जो है वो अच्छे से वो जस्टिफाई करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब आपको पता है फाइनेंशियल्स में कोई एक चीज़ तो है नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जिसमें टॉप पे आ जाता है आपकी एनुअल इनकम। अब सालाना इनकम आपने अगर शो करनी है तो जाहिर है आपकी बैंक स्टेटमेंट एक माने रखती है कि आप वो अपनी प्रोवाइड करने। देखिए, स्टेटमेंट पेरेंट्स की ही होती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आप देखते हैं कि ज़ाहिर है मोस्टली पेरेंट्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसमें हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट के अपने अकाउंट में वो डिपॉज़िट होना चाहिए। कोशिश करें कि सेविंग अकाउंट की अगर स्टेटमेंट हो तो वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एक स्टूडेंट का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 2-4 माह 6 माह लग सकता है, तो उसमें उसको कुछ अगर सेविंग करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फ़ंड्स मज़ीद ऐड होंगे जो उसके काम आ सकते हैं। फादर की बैंक स्टेटमेंट इसलिए भी मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता होता कि एक अगर वालिद आपके, अगर आप एज अ स्टूडेंट मतलब अप्लाई कर रहे हैं और आपके 4-5 बहन भाई हैं और आपके बाबा के अकाउंट में या आपकी मदर के अकाउंट में जो भी फ़ंड्स पड़े हुए हैं वो ज़ाहिर है आप दिखा रहे हैं कि जी मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं मेरे बाबा के अकाउंट में जो मेरी स्टडी के लिए वहाँ पे काम आएंगे। अब उसमें सवाल एक ये आ सकता है कि अगर आप 50-55 लाख की बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं या 60 लाख की दे रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे फ़ंड्स जो है वो आपके लिए ही रखे गए हैं। ज़ाहिर है दूसरे बहन भाई भी हैं, घर के दूसरे मामलात हैं। हाँ, अगर आपके बाबा के अकाउंट में कह लें कि कोई 1-1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो फिर आप कह सकते हैं जी 70 लाख इसमें से मेरे लिए, बाकी दूसरे फैमिली और दूसरे अखराजात के लिए। तो कोशिश करें स्टूडेंट के खुद के अकाउंट में हो और बाबा की तरफ से एक एफिडेविट लग जाए पेरेंट्स की तरफ से कि हमारे फ़ंड्स थे, हम अपने बच्चे के अकाउंट में रखवा दिए ताकि इसकी स्टडी के लिए वहाँ पे काम आए। तो दूसरा, इसके बाद अगर आपको बाहर से इनकम आ रही है, लाइक आपके कोई बड़ा भाई है और बाबा है आपके, अगर वहाँ की बैंक स्टेटमेंट आप लगा लेते हैं तो भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा आप अपना इनकम का सोर्स जो है, अगर फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है आपके पास तो बताएं कि कहाँ से कितना आ रहा है, उसकी स्लिप्स जो है वो अटैच करें, तो ये भी आपकी वीज़ा रेशियो को इम्प्रूव कर सकती है। इसके बाद टैक्स रिटर्न्स, अगर टैक्स रिटर्न्स आपके पास हैं, NTN आपके बाबा का बिज़नेस का बना हुआ है और लास्ट 2 इयर्स के भी अगर आप ऐड कर लेते हैं टैक्स रिटर्न्स तो आपकी वीज़ा रेशियो को ये भी इंक्रीज़ कर सकता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट जो है एक अमाउंट जो है वो ना रखवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने कहा सेविंग अकाउंट में फ़ंड्स रखवाएं, कोशिश करें 2-4-5 ट्रांजैक्शंस में करें और ये एक ईज़िली पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। नो डाउट कि हमने बहुत सारे वीज़ाज़ और इसी तरह भी कुछ केसेस हमारे एम्बेसी के अंदर हैं जो हमने फ़ंड्स स्टूडेंट के अकाउंट में एक ही ट्रांजैक्शन में रखवाए
उसके पेरेंट्स से बात करके। तो उससे बेहतर यह है कि आप अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये चंद चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर लीजिए। इस कॉन्फ्रेंस में तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लेकिन वीज़ा रेशो को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ को लेके मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। बाकी कल का दिन भी हमारा आज है 14 और मार्च, कल 15 है और 16 को हमारी पाकिस्तान वापसी है। इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। इट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेंडिंग सम दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, तो अच्छा लगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा जा रहा है। कल का दिन भी यहाँ पे हूँ और परसों फिर वापसी की फ़्लाइट है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइज बाय AIBT कॉलेज ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और इसके बाद पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, भूटान से, इराक़ से, ऐसे समझ लें कि ये इस वक्त मैं अपने होटल के रूम में बैठा हूँ। शेराटन एम्पीरियल होटल है कुआलालंपुर में, तो 5 स्टार होटल है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। तो ये पूरा होटल इस वक्त बुकड है, जो कि हम सब लोगों के लिए है जो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। तो कल का दिन है अगेन सुबह 9:30 बजे से लेके शाम तक ये मीटिंग्स चलेंगी, और आज जो थी उसका मैंने समरी आपको बता दी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें वीज़ा रेशो को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए AIBT ने एक और बहुत अच्छा जो है एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें आप स्टूडेंट्स भी कोर्सेज़ को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्यूशन फीसिस का पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। आप वी कंसल्टेंसी अगर लिख के सर्च करेंगे अपने प्ले स्टोर में तो इसको आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इससे काफ़ी आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी मज़ीद कल का दिन है, जैसा मैं बता रहा हूँ, कल का दिन कैसे गुज़रता है इंशाल्लाह वो कल आपसे शेयर किया जाएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड शब बखैर।